तो जैव का मतलब होता है जिंदा, जिंदा जीव जो काम करते हैं दैनिक जीवन में, खाना खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, ये सारे काम को एक साथ मिलाया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा लाइफ प्रोसेस। अब ये जो लाइफ प्रोसेस है, अब इससे आप समझ सकते हो कि देख, जीवन जीने के लिए किसी भी जीव को कितनी सारी काम करनी पड़ती है, आप खुद से समझ लो। आपको जीवन जीने के लिए कितना सारा काम करना पड़ता है, बताओ। जगते हो सुबह में, जगने के साथ ही जो है खाना खाते हो, नहाते हो, ठीक है, फिर भोजन करते हो तो भोजन पचता है। अगर भोजन नहीं पचे तो जिंदा रह पाएंगे? भोजन नहीं करेंगे तो अब जिंदा रह पाएंगे? सांस नहीं लेंगे तो अब जिंदा रह पाएंगे? हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बनता है वो अपशिष्ट अगर बाहर नहीं निकले तो अब भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। मीन्स ये सारा काम जरूरी है, और ये सारे काम को एक साथ जब मिलाया जाता है तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। इसी को हमको पढ़ना है। अब इसमें जैव प्रक्रम में सबसे पहला जो आता है जिंदा जीव। जिंदा बोलते किसको है? तो विज्ञान के भाषा में आप जब जाते हो तो सजीव बोला जाता है, जिंदा को सजीव बोला जाता है ना, जिंदा को। और जो मरे हुए रहते हैं जिनमें जान नहीं होता है उनको क्या बोला जाता है? निर्जीव बोला जाता है। अब बताओ, सजीव और निर्जीव में जो अंतर बताता है, ऐसा क्या अंतर है जो सजीव और निर्जीव? उधर मत देखो। सजीव ऑक्सीजन लेता है, सजीव ऑक्सीजन लेता है, सही बात है। सजीव से खाना खाता है, निर्जीव क्या करता है? नहीं खाता है। और सजीव से पिता को कर सकता है, निर्जीव नहीं कर सकता। अपने मन से चलता है सजीव, निर्जीव अपने मन से नहीं चलता है। सजीव जो है वो पोषण का काम करता है और प्रजनन भी करता है। मीन्स अपने जैसे एक दूसरे बच्चे को वो जन्म दे सकता है, लेकिन निर्जीव नहीं दे सकता है। ऐसा अगर होता तो पता चलता कि हम एगो मोटरसाइकिल खरीद के रख देते, या 4-5 गो मोटरसाइकिल जो होता 2-3 साल में नया नया जन्म ले लेता। तो ऐसा होता है। लेकिन खरगोश को लेके देखना, खरगोश का मेल और फीमेल दोनों खरीद लेना और एक डिब्बा में उसको एगो पिंजड़ा में रख देना। हर महीने 2 बच्चा जन्म देता है। खरगोश की प्रजनन क्षमता जो होता है 1 महीना का होता है। जैसे मानव में 9 महीने में होता है ना, 9 महीने में नया बच्चा जन्म लेगा, कम से कम 9 महीने। हो सकता है किसी किसी का 7 महीने पे भी होता है, लेकिन मानव में और खरगोश में अलग है। तो कौन कौन सा काम सजीव और निर्जीव में अंतर स्पष्ट करता है? तो सबसे पहले पोषण। पोषण क्या है बाबू? तो खाना खाता है, अपने शरीर को, शरीर के आकार को बढ़ाता है, इसको बोलते हैं पोषण करना। बीमारियों से बचाता है अपने आप को, लड़ता है बीमारियों से, ये सब पोषण में आता है। दूसरे नंबर पे आता है श्वसन, सांस लेने की क्रिया, भोजन का जो ऊर्जा बनाने की क्रिया, ये सब श्वसन कौन करता है? सजीव। निर्जीव करते हैं? नहीं करते हैं। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? पाचन। मीन्स खाना खाएगा तो उसको पचा जाएगा। अगर इस डेस्क पे तुम खाना रख दो तो वो खाना खा के पचाएगा? नहीं पचा पाएगा। इसके बाद कौन होता है? उत्सर्जन। उत्सर्जन का क्या मतलब होता है कि अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के अंदर बन गए उसको बाहर निकलना। पसीना निकलता है हमको, आंख में से कीचड़ निकलता है, ठीक है, कान में से खोटी निकलता है, ये सब अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। इसके अलावा प्रजनन, अपने जैसे नए जीव का जनन करता है। वो निर्जीव करता है, डेस्क बेंच, नया डेस्क बेंच का जन्म ले लेगा? नहीं लेगा। एक मोबाइल दूसरा मोबाइल का जन्म दे देगा? नहीं देगा। लेकिन सजीव देता है। इसके बाद जो हो गया वो होता है परिवहन। परिवहन का मतलब पदार्थों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। जैसे हम सांस लेते हैं, फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से सारा ऑक्सीजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, तो ये एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने उसमें होगा, निर्जीव में नहीं होगा। ठीक है, परिवहन हो गया, प्रजनन हो गया, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, पोषण,
इसके अलावा और कोई चीज तो बचा नहीं है। ठीक है, अब इतनी सारी क्रियाएं जो करेगा उसको क्या बोलेंगे? सजीव, और जो नहीं करेगा उसको निर्जीव। अब इसी को एक एक करके पढ़ना है। इस चैप्टर में आपको पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, पाचन पढ़ना है, उत्सर्जन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है, प्रजनन नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रजनन एक अलग चैप्टर ही है। आगे मानव जीव जनन कैसे करते हैं अलग एक चैप्टर है, बाकी सारा ये सब इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सजीव और निर्जीव में आपको अंतर पता चल गया। अब जो है कुछ सजीव और निर्जीव में जब जाइएगा तो सजीव का आकार अलग अलग होता है। जैसे छोटे मोटे जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो होता है वो बहुत छोटा होता है, उनको सूक्ष्म जीव बोला जाता है। और कुछ जीव जैसे पेड़ पौधे, आदमी, जानवर, पक्षी, ये सब बड़े आकार के जीव हैं, तो इनको नॉर्मली जो हम बड़े जीव, उसमें हाथी भी आती है, ब्लू व्हेल, ये सब जानवर आते हैं, तो इनको बोला जाता है बड़ा जीव, नॉर्मल जीव, और जो छोटे होते हैं उनको सूक्ष्म जीव। लेकिन है दोनों, सूक्ष्म जीव हो चाहे बड़े जीव हो, ये सारे काम उसमें होगा। सजीव अगर है तो होगा। अब बड़े जीवों में आओगे तो जलीय, स्थलीय, वायवीय, ये सब जीव होते हैं। कुछ जीव हवा में उड़ते रहते हैं, उनको वायवीय जीव बोला जाता है। कुछ जीव जो होते हैं वो पानी के अंदर रहते हैं, उनको कौन सा जीव बोला जाता है? जलीय जीव। कुछ जीव जो होते हैं स्थल के ऊपर रहते हैं, उनको स्थलीय जीव बोला जाता है। और कुछ दोनों जगह रहते हैं, जल में भी स्थल में भी, उनको क्या बोला जाता है? उभयचर। नाम नहीं सुने उभयचर? मेढक कहाँ रहता है? जल में भी रहता है, स्थल पे भी रहता है। क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ, जल में भी रहता है, स्थल में भी रहता है। कछुआ जल में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा। ये सब ऐसे जीव होते हैं जो जल और स्थल दोनों में। तो वैसे जीव जो जल और स्थल दोनों में जिंदा रह जाए, दोनों में सरवाइव करें, उस जीव का क्या नाम हो जाता है? उभयचर। ठीक है, अब हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पोषण को। यहां तक कोई दिक्कत है? तो पोषण क्या होता है? तो पोषण को एक लाइन में याद रखना, कोई भी सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण क्रियाओं को करने के लिए जिन तत्वों की आपूर्ति करता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है, और जिस विधि से आपूर्ति करता है, इस विधि को हम लोग बोलते हैं पोषण। फिर से सुनो, कोई भी सजीव अपने शरीर के अनुरक्षण क्रियाओं को पूर्ति करने के लिए जिस विधि द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है उसको पोषण बोलते हैं। ये थोड़ा लैंग्वेज जो है डिफिकल्ट हो गया, ये लिखने वाला है, समझने वाला समझो कहते किसको। ऐसे मैं बोल रहा हूँ अनुरक्षण क्रियाओं, पोषक तत्व, तो आपको दिक्कत हो रहा होगा। अनुरक्षण क्रियाओं का मतलब क्या है कि हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं रोज होती है। रोज हमारा शरीर नया बनता है और कुछ मरते हैं, कुछ जिंदा होते हैं। कोशिकाएं हमारे शरीर के, हमारे शरीर में हो सकता है कि कहीं किसी दिन कोई बीमारी लग जाए, बुखार लग जाए, तो हमारा शरीर क्या हमारे ऐसे ही छोड़ देता है कि उससे लड़ता है, हमको बचाता है उससे। और उसके लिए उसको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। अगर शरीर के अंदर ऊर्जा ही नहीं रहेगा, ताकत ही नहीं रहेगा, तो वो लड़ेगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं अनुरक्षण क्रिया। दूसरा, हमारा शरीर लगातार वृद्धि करता है, विकास करता है। कोई किसी दिन ऐसा होता है कि रुक जाए? एक दिन भी नहीं रुकता है। तो जो विकास करता है उसको भी ऊर्जा चाहिए। दूसरा, कार्य करता है रोज कुछ ना कुछ। ऐसा एक दिन भी नहीं गुजरेगा तुम्हारे जीवन में कोई ना कोई काम तुम मत करो। नहीं कुछ करोगे, सोए रहोगे, तब भी तुम कुछ ना कुछ काम करोगे। सोना भी एक काम है, उसमें भी ऊर्जा का नुकसान होता है। खाना खाओगे उठ के, सोने से मान लो कि कोई 24 घंटा सोया हुआ है, कभी ना कभी तो उसको भूख लगेगा। अब भूख लगे तो क्या करेगा? उठ के खाएगा। उठ के खाना खाने में भी ऊर्जा लगेगा। हाथवा से चावल नहीं उठाएगा, मुंह में डालेगा, रोटी उठा के मुंह में डालेगा, अपने मन से तो नहीं डाला जाएगा, उसमें भी हाथ काम कर रहा है, तो हाथ का ऊर्जा नुकसान हो रहा है, वो भी एक कार्य है। और ये सारी क्रियाओं को अनुरक्षण क्रिया बोला जाता है एक शब्द में।
चाहे वो चलना हो, चाहे भोजन करना हो, चाहे सोना हो, चाहे बीमारी से बचाना हो। ठीक है, ये सारा शरीर जितना काम करता है वो सारे काम को एक शब्द में क्या बोला जाता है? अनुरक्षण क्रिया। तो इसलिए बोला जाता है कि शरीर हमारा अनुरक्षण क्रिया करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को, 5 को चीज आवश्यक है आपके शरीर में। पोषण के लिए किसकी जरूरत है? पोषक तत्वों की। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बताओ 5 पोषक तत्वों के नाम। 1 नंबर पे होता है कार्बोहाइड्रेट। 2 नंबर पे होता है वसा। 3 नंबर पे होता है प्रोटीन। 4 नंबर पे होता है खनिज। और 5 नंबर पे होता है विटामिन। ये वाला तो नहीं रहता है विटामिन में, यही रहता है। यही 5 पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इनके अलावा हमारे शरीर को कोई भी चीज नहीं चाहिए। आप कोई भी खाना खा लो, चाहे तुम्हारा खाना फेवरेट पनीर हो, चाहे चिकन हो, चाहे मटन हो, चाहे मिठाई हो, चाहे दाल हो, चाहे रोटी हो, चाहे भात हो, चाहे कुछ भी खा रहे हो, इन्हीं 5 की आपूर्ति के लिए खा रहे हो। हैं? वसा तेल से, जितना तेल ये जैसे कार्बोहाइड्रेट लगभग सब में मिल जाएगा। चावल में सबसे ज़्यादा रहता है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। 70, 80, 90% चावल से ज़्यादा रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है। हाँ, वसा जितना तेल वाला आप खाना खाते हो ना, तो खाना ही नहीं, तेल खाते हो या तेल के अलावा जैसे बादाम खा लेते हैं हम लोग, खा लेते हैं ना बादाम, या नारियल खा लेते हैं, तो वो सब में तेल रहता है। और वो सब से आपको क्या मिलेगा? वसा मिलेगा। सरसों का तेल हम लोग खाते हैं, कितना प्रकार का तेल आता है, रिफाइन खाते हो आप, वो सब में वसा मिलता है। प्रोटीन दाल में सबसे ज़्यादा मिलता है, प्रोटीन सोया चंक्स में सबसे ज़्यादा मिलता है, आप खा सकते हो। ठीक है। खनिज मिट्टी के अंदर से निकाला हुआ जितना भी फूड हो, जैसे गाजर, मूली, आलू, जो मिट्टी के अंदर जो सब्जी या फल लगते हैं उनमें, चुकंदर, वो सब में जो है खनिज निकलते हैं। खनिज में लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सब आता है। लास्ट बच गया विटामिन। हरे साग सब्जी और हरे फल में विटामिन मिलता है। जितना भी फल आप खाओगे या हरे साग सब्जी खाओगे, उसी में क्या मिलता है? विटामिन। अब इन्हीं 5 चीज को आपको रोज खाना है, डेली। लेकिन हम लोग डेली नहीं खा पाते हैं, क्योंकि हमको जिस दिन मीट मिल गया ना, उस दिन नट्टी पर लेकर मीटे खाएंगे हम लोग। सुबह में मीट, शाम में मीट, रात में मीट, ले मीट खवाई। हरा सब्जी एकदम गायबे रहेगा उस दिन। तो आपने मीट खाया तो आपको मिला क्या? केवल प्रोटीन मिला, कार्बोहाइड्रेट मिला, तेल मिला उसमें, तो तेल में से वसा मिल गया, लेकिन हर 2 चीज तो गायब हो गया। न विटामिन मिला, न खनिज मिला। मिला भी तो बहुत कम मात्रा में मिला, जो वो खाया होगा उसमें, शरीर में मुर्गा के या खौसी के शरीर में जो हल्का फुल्का बचा होगा, उससे आपको मिला। इसलिए उस आहार को संतुलित आहार नहीं बोलते। ऐसा आहार जिसमें ये 5 चीज मिल जाए, उस आहार का एक अलग नाम दिया जाता है और उसको बोला जाता है संतुलित आहार। इसलिए जो लोग संतुलित आहार करते हैं, संतुलित आहार की पूर्ति के लिए भी बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। 2-3 प्रकार की हरी सब्जी, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा चावल, फिर थोड़ा सा उसमें आपको चटनी, थोड़ा सा सैलेड आप खा रहे हो उसमें से काट के, वो थोड़ा सा नींबू, पापड़, तिलौड़ी जो आप खाओ, ये सब जो है, थोड़ा सा दूध या दही, ये थोड़ा थोड़ा अगर आप सब खाते हो ना,
तब जब मिलता है उसको संतुलित आहार बोला जाता है। न कि सब्जी मिला तो नटी पर लेके एक सब्जी, पनीर मिला तो यहाँ तक पनीर चला गया, दूसरा कुछ गया ही नहीं। जिस दिन रोटी खाए उस दिन पूरा दिन रोटी खाते रह गए, चावल खाए तो पूरा 2 दिन 3 दिन तक चावल खाते रह गए। तो इसलिए जो है संतुलित आहार जो होता है ये 5 चीजों की पूर्ति करता है, और जिसमें 5 चीजों की पूर्ति होती है उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पोषण। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव पोषक तत्वों की आपूर्ति अपने शरीर के लिए करता है। अब समझ में आया पोषण? कोई दिक्कत है पोषण में? तो इस पोषक तत्वों का नाम याद रख लेना, 5 ही होते हैं, इनके अलावा कोई पोषक तत्व नहीं होता है। हमारे शरीर में कोई भी काम होगा यही 5 करेंगे, ठीक है। अब ये वसा जिसके शरीर में होता है 2 प्रकार का होता है। अगर अच्छा लेवल में वसा हो तो शरीर चमकते रहता है, चमड़ा सिकुड़ता नहीं है जल्दी। बुढ़ापे में यही वसा कम हो जाता है तो शरीर सिकुड़ जाता है, चमड़ा सिकुड़ जाता है ऐसे वसा के कमी की वजह से। या यही वसा जिसके शरीर में ज़्यादा हो जाता है उसको चर्बी हम लोग बोलते हैं कि मोटा हो गया है वसा की वजह से। कार्बोहाइड्रेट जिसमें ज़्यादा रहता है उसकी ऊर्जा कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा ताकतवर आदमी होता है। प्रोटीन ज़्यादा होता है तो बॉडी पे मसल्स खूब बना रहता है, मांसपेशियों मजबूत होते हैं। खनिज लौह ज़्यादा होता है जिसमें, उसमें बीमारी कम होती है। और ये जो है अगर बीमारी हो गई तो विटामिन से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो जल्दी ठीक हो जाएगा आदमी। समझ में आया? अब विटामिन बी सी डी के कहाँ तक पढ़ोगे तुम लोग विटामिन? ठीक है, के ई बी1 से लेके B12 तक पढ़ा जाता है, B14 तक आता है विटामिन, ठीक है। ये सब जो है पोषक तत्व है। अब चलते हैं पोषण कितने प्रकार का होते हैं। तो पोषण के आधार पे जो जीव को बांटा गया ये 2 प्रकार में बांटा जाता है। एक जीव को बोलते हैं स्वपोषी और दूसरे को बोलते हैं विषमपोषी। और विषमपोषी में भी एक और इसी में भाग हो जाता है। विषमपोषी में जो इसी से टूटा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं परजीवी, ठीक है। और इसी का एक और भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं मृतजीवी। ये विषमपोषी में ही आते हैं। पोषण के आधार पे जितने भी सजीव हैं, जितने भी जीव हैं, उनको कितने कैटेगरी में बांटा जाता है? कितने भाग में? 2। एक स्वपोषी, एक विषमपोषी। विषमपोषी को कभी कभी परपोषी भी बोला जाता है, ठीक है। अब स्वपोषी का एक दूसरा नाम होता है जिसको उत्पादक बोला जाता है। इसमें आते हैं हरे पौधे, वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाएं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहें, उनको क्या बोला जाता है? स्वपोषी या उत्पादक। ये सब पढ़ लिया है तुम लोग, देखना नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है। ये दोनों पढ़ लिया है, तीसरा बार पढ़ रहा है शायद। तीसरा बार पढ़ रहे हो ना? दूसरा बार, चलो तो फिर दूसरा बार होगा तो रिवाइज हो जाएगा। शुरू से इसी बैच में जब पढ़ाया हूँ तो अब फिर वो सब नहीं आया है जो पढ़ा है वो, तो ये दोनों आया तो इस सबको वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। उत्पादक का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन खुद बनाए। अब बोलो हम लोग अपना भोजन बनाते हैं? नहीं बनाते हैं। हाँ, हम लोग अपना भोजन पका के खाते हैं, दूसरे का बनाया हुआ। हम लोग किसका भोजन बनाया हुआ खाते हैं? तो पेड़ पौधे। जो चावल होता है उसको किसने बनाया? एक पौधे ने। जो गेहूं होता है उसको किसने बनाया? एक पौधे ने। जो दाल है किसने बनाया? एक पौधे ने। आप कोई भी चीज़ खाते हो उठा के देख लो, तो सब कोई ना कोई पौधा बनाया होगा। अगर मीट भी खाते हो तो मीट को कौन खाया? वो जानवर। वो जानवर क्या खाया है? पौधे का खाया। जैसे बकरी खाते हो, बकरी का मीट, बकरी का, तो बकरी क्या खाती है? घास। तो वो पौधे का ही बनाया हुआ भोजन उसने किया और उसको आपने खाया। मीन्स सब जगह इस धरती पे जितने भी जीव हैं
हरे पेड़ पौधों को छोड़ के बाकी सारे अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर है? हरे पेड़ पौधों पे। इसलिए उत्पादक में केवल और केवल कौन आते हैं? हरे पौधे। ठीक है, बाकी सब के सब किस में आते हैं? विषमपोषी में आते हैं। हरे पौधों को छोड़ दो, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो पौधे हरे नहीं होते हैं, तो हरे पौधे नहीं है तो अपना भोजन बनाएंगे नहीं, उनको कीटभक्षी पौधा बोला जाता है। कीटभक्षी, या इसी को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस। इसको मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, शायद दिखाया था इंसेक्टिवोरस पौधे को। यहाँ पे है, देखो। ये पौधा जो है इंसेक्टिवोरस है। बड़ा हो जाओ। ये इसमें काटा कांटा नहीं रहता है, इसमें रहता है चिपचिपा पदार्थ, ये बिचुआ में। ये क्या करेगा? ऐसे खुल जाएगा, और खुलेगा ना तो जैसे इसमें कीड़ा घुसेगा तो उसमें चिपचिपा पदार्थ रहता है लाशा जैसा, उसी में कीड़ा चिपक जाएगा, और चिपक जाएगा तो वो चल नहीं पाएगा, फंस गया उसी में। अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे ऐसे बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा तो अंदर उनको खा के पचा जाएगा, तो कीड़े मकोड़ों को खाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कीटभक्षी पौधा। और भी एक और कीटभक्षी दिखाया था, इधर है। देखो, ये चढ़ रहा है ऊपर, ये इंतजार में है कि घुसा तू अंदर, ऊपर से बंद कर देगा ढक्कन। ये अंदर घुसेगा, अंदर चिपचिपा पदार्थ है, और चिपचिपा पदार्थ में जाके फंस जाएगा, अब फंसेगा तो ये ढक्कन बंद तो अंदर खा के इनको पचा जाएगा। अब ये हरा कलर का नहीं है, इसलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी ही नहीं। तो जितने भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने वाले पौधे होते हैं उन्हीं को उत्पादक बोला जाता है या स्वपोषी बोला जाता है। बाकी अगर कोई पौधा भी है जो उत्पादन नहीं कर पाता है, उसको भी हम किस में रखेंगे? विषमपोषी में रखेंगे। वो स्वपोषी नहीं है, उत्पादक नहीं है। तो केवल हरे पौधे जो होते हैं वही उत्पादक में आते हैं। अब जो है आते हैं विषमपोषी पे। विषमपोषी वैसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए किस पे निर्भर हैं? दूसरे जीवों पे। उस पे हम लोग भी हैं, कीड़े मकोड़े भी हैं, ठीक है, और बड़े बड़े जानवर भी हैं। अब इसमें छोटे जीवों में कौन आता है? तो यहां पे आ जाओ, मृतजीवी और परजीवी। परजीवी का पौधा भी परजीवी में दिखाया था, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पे निर्भर रहते हैं पौधे में। इसमें अमरबेल आता है। देखो किधर गया? भाग गया। भाग के कहाँ जाओगे? डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए यार, क्या ले रहा है? मीडिया फाइल नॉट सपोर्टेड, डिलीट कर दिया हूँ। कोई बात नहीं। अमरबेल होता है ऐसे, यहाँ पे देख लो, यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे सपोर्टेड है। ये वाला देखे वो पौधा, ये वाला पौधा देखा है? नहीं देखा है? इसको देखा है? क्या बोला जाता है इसको? सुग्गा बोलते हैं इसको, राम जी वाला सुग्गा बोला जाता है। ये जो है परजीवी में ही आता है। देखो ये पत्ता पे बैठेगा और उसी में से चूस चूस के खाएगा अपना भोजन। तो ये क्या हो गया? परजीवी में आ गया, दूसरे के ऊपर निर्भर है, ठीक है। इसके अलावा आपके मूड़ी में ढील होता है, पता है?
मुड़ी में ढील होता है ये पता है? हाँ सर। कुत्ता होता है, जानवर उनवर के कान में खूंटी बैठ जाता है, देखे हो? सॉरी, वो अठाई लग जाता है, देखे हो? वो सब परजीवी है, वो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, इसको परजीवी बोलते हैं। मृत जीवी किसको बोलेंगे? जो कोई जीव मर जाए उसको सड़ाने गलाने का काम करते हैं। जैसे कौन सा जीव, जैसे कोई जानवर मर गया तो उसका शरीर कुछ टाइम के बाद सड़ता है कि नहीं सड़ता है? लकड़ी अगर कहीं सूख के या टूट के गिर जाए वो सड़ता है कि नहीं सड़ता है? उसको सड़ाने वाला जो कीड़े होते हैं, सूक्ष्म जीव, उसको बोला जाता है मृत जीवी। और इसी मृत जीवी का उदाहरण कौन है? जो भुअरी लगता है खाना वाना पे, ब्रेड व्रेड पे, देखे हो भुअरी लगते हुए? दीवार पे लगा है जहाँ पे, हाँ देखो उधर लग गया है, वो कहाँ से आ गया उस पे? बताओ वहाँ कहाँ से आ गया? एयर से बन के नहीं, एयर में ही होता है वो। आपके आसपास जो हवा है इसी हवा में रहता है, जहां उसको आर्द्रता ज्यादा मिली। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? पानी की मात्रा हवा में ज्यादा मिली, वहीं पे वो चिपक के और बढ़ने लगता है। वहां पे इसलिए निकला है क्योंकि वो दीवार पे कहीं ना कहीं पानी वहां से आ रहा होगा, दीवार कहीं ना कहीं पानी से चिपका हुआ है, उस पर हर हमेशा नमी बना हुआ है, वो इसलिए जाके उस पर सट गया, विकास करने लगा। वो सटा इधर भी, लेकिन इधर पानी नहीं मिला इसलिए इस पे नहीं लगा। उधर भी सटा, डेस्क पे भी पानी नहीं मिला, नहीं हुआ। उधर भी सटा, उधर भी पानी नहीं मिला, जहां वो सट गया पानी मिल गया वहां पे वो बढ़ने लगेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? मृत जीव। ब्रेड में लगता है, ब्रेड को सड़ा देता है। खाना में लगता है, दाल अभी गर्मी के टाइम में सुबह का बनाया हुआ दाल शाम को क्या हो जाएगा? खराब। वो इसी के वजह से, तो उनको क्या बोलते हैं? मृत जीव। इसमें कोई दिक्कत है? स्वपोषी विषमपोषी में कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको उत्पादक बोला जाता है और इनको बोला जाता है उपभोक्ता। उपभोक्ता, उत्पादक और उपभोक्ता में ये अंतर है। जैसे आप समझ जाइए कि कोई कंपनी जो है अगर चॉकलेट बनाती है तो कंपनी के मालिक होते हैं, क्या सारा का सारा चॉकलेट वो मालिक खा जाता है या उसी का बेटा बेटी खा जाएगा? नहीं, वो चॉकलेट बना जरूर रहा है लेकिन सारा अपने उपयोग के लिए नहीं बना रहा है, वो आपके उपयोग के, बेचने के लिए बना रहा है। और हम खरीद के ये वो चॉकलेट अगर खा लेते हैं तो हम हो गए उपभोक्ता और बनाने वाला क्या हो गया? उत्पादक। उसने उसको प्रोड्यूस किया और हमने उसका यूज किया। वैसे ही हरे पेड़ पौधे भोजन को क्या करते हैं? बनाते हैं, लेकिन सारा का सारा तो नहीं खाते हैं, कुछ खाते हैं और कुछ सुरक्षित रख देते हैं, और उनका रखा हुआ सुरक्षित भोजन हम लोग लाके खा जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या हो गए? उपभोक्ता, और हरे पौधे क्या हो गए? उत्पादक। समझ में आया? अब इसमें उपभोक्ता में अलग अलग लेवल पे होता है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो एक लास्ट अंतिम एक चैप्टर है, उसमें ये सारी चीजें पढ़ना है, जिसमें नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये सब पढ़ना है। तो वहां पे ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा आगे। अब हम लोग चलते हैं इस चैप्टर में। पोषण के बाद मानव में पोषण हमको देखना है। पेड़ पौधों में हमने देख लिया, ठीक है। पेड़ पौधों में कैसे होता है? नहीं देखा है अभी पेड़ पौधा वाला। हरे पौधों में पोषण कैसे होता है बताओ? पानी से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। नाम सुने हो प्रकाश संश्लेषण का? क्या होता है बताओ कुछ। हाँ अब बोलो, ठीक है, डर क्यों रही है? पेड़ पौधे जब सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जड़ के द्वारा जल लेते हैं, और क्लोरोफिल का उपयोग करके, पर्णहरित का उपयोग करके ऊर्जा बनाते हैं,
इस पूरे प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इतना छोटा तुम लिखोगे तो वो तो, अब तुम 10वां में आ गए हो, तुमको नंबर तो नहीं देगा। ये छोटे बच्चों वाला परिभाषा हो गया कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल लेकर और कार्बोहाइड्रेट या ऊर्जा बनाने का काम करते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब इतना से तो काम चलेगा नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो चलिए देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसमें हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वायुमंडल से। जल कहाँ से लेंगे? मिट्टी से, लेकिन जड़ द्वारा इसको खींचते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पत्ते द्वारा खींचते हैं, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। और किसकी किसकी उपस्थिति चाहिए? तो सूर्य का प्रकाश। दूसरी किसकी उपस्थिति चाहिए? तो क्लोरोफिल, या इसी को बोलते हैं हम लोग पर्णहरित। बना क्या देगा? तो ऊर्जा बना देगा। C6H12 O6 और यहां से निकलेगा ऑक्सीजन। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। वो ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ क्या बन जाता है? ऑक्सीजन बन जाता है। तो इसको निकालना जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेंगे तो जैसे हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड तबाही मचा देगा, वैसे उनके शरीर में कौन तबाही मचा देगा? ऑक्सीजन। अब आप लोग को मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया हुआ है, सबने लगभग पढ़ा हुआ है ना? उसमें मैंने अभिक्रियाओं को संतुलित करना सिखाया था। संतुलित करो, ये संतुलित नहीं है। संतुलित करो, इसको पढ़ा है संतुलित करना। संतुलित करो तो संतुलित नहीं है। हर बार मैं करवाता हूं, जब भी पढ़ाया हूं तब कराया होऊंगा इसको। इसलिए तुम लोग का काम है अब इसको संतुलित करना। करके दिखाओ मुझे। नोट्स सबके पास चला गया है? तो अब जो पढ़ा रहा हूं उसको जाके घर पे अपने से पढ़ लेना, या उसका नोट्स कॉपी में लिख के तैयार कर लेना। निकलवा लिया तो अच्छा बात है, तब उसको जाके पढ़ना। प्रिंट निकलवा लिया है तब लिखने की जरूरत नहीं है। हो गया संतुलित।
नहीं हुआ? चलो देखो, संतुलित करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले डिब्बा में बंद करो इसको। किया है डिब्बा में बंद? अब गिनेंगे सबसे ज्यादा संख्या किसका है। तो हाइड्रोजन दिख रहा होगा, इधर 12 है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। तो इसको 12 करने के लिए हाइड्रोजन में 2 में कितना से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो इधर क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन उधर 12, इधर 12। अब ध्यान से देखो, उधर कार्बन कौ गो है? 6 गो है, 1 गो है। और इधर कार्बन कौ गो है? 2 गो कार्बन है। किधर? 1 गो कार्बन है, ऑक्सीजन 2 गो है। तो 6 2 करेंगे तो 6 इधर लिखना पड़ेगा। कार्बन 6 इधर, कार्बन 6 उधर, ऑक्सीजन 12 इधर, ऑक्सीजन 12 उधर। बच कौन गया? सॉरी, हाइड्रोजन। कार्बन इधर 6, उधर भी कार्बन 6, हाइड्रोजन इधर भी 12, उधर भी 12। बच कौन गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर हो गया 6 दूना 12 और 6 18। इधर ऑक्सीजन कितना है? 6 व 2 8। मीन्स अगर यहाँ पे 12 हो जाए तो अब जोड़ लो, 6 दूना 12, 6 18, इधर भी 6 दूना 12 और 6 18, हो गया संतुलित। तो ये से इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं और इसी अभिक्रिया को बोला जाता है प्रकाश संश्लेषण। अब ये होता क्यों है? क्योंकि पेड़ पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। अगर पेड़ पौधों में क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो ये नहीं होगा। अगर हमारे शरीर में भी क्लोरोफिल रहता तो हमको खाना खाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। एक टॉप पानी ले लेते हैं जाके, उसमें खड़ा हो जाते। क्लोरोफिल शरीर में, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, छत पे खड़ा हो जाते, आधा घंटा में खाना शरीर अंदर मिल गया, ऊर्जा। चलो फिर घूमने फिरने, फिर दिन भर खाने की जरूरत नहीं। फिर जब भूख लगे शाम में एक बार, रात के लिए एक बार खड़ा हो जाओ टब में पानी लेके। लेकिन हरे हरे होते हम लोग भी, पेड़ पौधे जैसे। ऐसे गोरा काला कोई नहीं होता, सब कोई हरा रंग का होता। तो सब कोई हरे रंग का रहता तो नॉर्मल बात रहता। मान लो कि बचपने से सब कोई हरा रहता तो किसी को अजीब लगता, तब कोई गोरा काला हो जाता तब अजीब लगता। तो हम लोग हरे रंग के रहते, लेकिन क्लोरोफिल अगर शरीर के अंदर रहता तो भोजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना दिन तक कहाँ था तुम? ठीक है। अब क्लोरोफिल का कुछ चीज आपको पढ़ना है, वो यहां पे देखो। ये है आपके पास क्लोरोफिल की संरचना। जो पत्ता है, ये ऊपर पत्ता दिया है, पत्ता के ये बीच वाले भाग को क्या बोला जाता है? महाशिरा, सॉरी मध्य शिरा। लिखा हुआ है मध्य शिरा। ये वाला जो भाग है ये मध्य शिरा है, जो पत्ता को आकार प्रदान करता है, बीच में रहता है, उससे टूटते हैं। किनारे वाले को बोला जाता है, ये वाले को शिरा, और ये बीच वाला भाग है, इसको क्या बोला जाता है? वर्णपटल। पर्णपटल, सॉरी, पर्णपटल का मतलब उसका सतह, पत्ते का सतह। और यहीं पे होता है ये वाला जो टुकड़ा है, ये फ्लोएम और जाइलम वाला भाग है। फ्लोएम का क्या काम होता है? तो जितना भी भोजन बनता है उसको पत्ते से कहाँ पहुंचाता है? पेड़ पौधों के शरीर में नीचे। और जाइलम का क्या काम होता है? तो जितना जल खींचता है, तो जल को पेड़ पौधे के पत्तों के तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। मान लीजिए कि यहाँ पे एक पेड़ है,
और खाना कहाँ बनता है? पेड़ पौधों के पत्तों में। तो खाना बना यहाँ पे, इस खाना को नीचे जड़ तक पहुँचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। जड़ को भी खाना चाहिए, तना को भी चाहिए, पत्तों को भी चाहिए, लेकिन बन कहाँ रहा है? पत्ता में। इसलिए सब जगह पहुँचाना भी जरूरी है खाना को। तो कौन पहुँचाता है? फ्लोएम पहुँचाता है। जल कौन खींचता है? जड़। जड़ जो है जल को क्या करेगा? अवशोषित करेगा, लेकिन पहुँचाना कहाँ है? पत्तों तक। तो जल को कौन पहुँचाता है? तो जाइलम। ज से जल, ज से जाइलम, फ से फूड, फ से फ्लोएम। फ्लोएम को याद रखना, फूड से फूड पहुंचाने का काम कौन करेगा? फ्लोएम। जल पहुंचाने का कौन काम करेगा? जाइलम। ठीक है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पर्णहरित या क्लोरोफिल होता है, उसका संरचना दिया हुआ है कि वो कैसा रहता है। तो इसी संरचना में रहता है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से दिया हुआ है कि यहीं से एक छोटा सा टुकड़ा काट के और ये पूरा संरचना बनाया गया है। इसको बोलते हैं हरित लवक। यही वाला भाग जो है हरे रंग का होता है, क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को खींच के उसको उष्मा में बदलता है, जिससे खाना बनता है। ये वाला जो भाग है आपको दिख रहा है, ये खाली जगह होता है, और ये वाला इसमें हवा भरी होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? वायु कोश। ये पढ़ा रहा है ना सही से तुम लोगों को? ये वाला जो भाग है यहाँ पे, इसको द्वार कोशिका बोलते हैं। मीन्स इसी रास्ते से हवा अंदर जाता है और बाहर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और ऑक्सीजन जो है बाहर निकलेगा। ये वाला निचली त्वचा बाह्य वाला है, सबसे बाहर वाला, जो पत्ते का आकार प्रदान करता है। मीन्स उसी पे पत्ता का सबसे नीचे वाला सतह, ये सारे लोग उसी के ऊपर टिके हुए रहते हैं। और ये ऊपरी बाह्य त्वचा है जो उसको ढक के रखता है ऊपर से। तो जो पत्ता होता है उसको नीचे से एक कवर चाहिए और एक ऊपर से, जैसे मोबाइल में कवर होता है ना, ऊपर से आप चिपकवा देते हो प्लास्टिक और नीचे से आपका कवर रहता है, या ग्लास चिपकवा देते हो ऊपर से और नीचे से कवर रहता है। वैसे ही इस पत्ते के दोनों तरफ से कवर है। ऊपर वाले को ऊपरी बाह्य त्वचा बोलते हैं और नीचे वाले को निचली बाह्य त्वचा। ये इसको आधार प्रदान करते हैं, आधार, और बीच में ये क्लोरोफिल वाला काम होता है। समझ में आया? और इन्हीं के मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कोई दिक्कत?